अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान की जो मईशत है वो शायद एक ऐसा मसला है जिसके ऊपर हर एक को तशवीश होगी। जो नई कौमी पॉलिसी बनाई गई है सिक्योरिटी के हवाले से, उसका भी बताया गया है कि जो महवर होगा, जो मरकज़ियत उसे हासिल होगी, वो इकनॉमिक सिक्योरिटी को हासिल होगी। अब इकनॉमिक सिक्योरिटी की बात करें तो जब नून लीग की हुकूमत का आखिरी साल था और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन में जा रही थी, तो एक चीज़ बार बार प्राइम मिनिस्टर ने और पीटीआई ने पूरी कौम को याद करा दी है कि 19 अरब डॉलर का जो करंट अकाउंट डेफिसिट है उसने पाकिस्तान की कमर की हड्डी तोड़ दी है मईशत की। और उससे निकलना तो ऐसे ही है जैसे बस आप किसी गहरे कुएं से बाहर आना है, तो इतना ख़तरनाक बात होगी। तो हम जब ये आज प्रोग्राम कर रहे हैं तो 5 माह के अंदर 7.1 अरब डॉलर का करंट अकाउंट डेफिसिट हो चुका है। 5 माह के अंदर, 7 माह अभी बाकी हैं। तो 7 माह को आप मल्टीप्लाई कर लें, कुछ भी एस्टिमेट लगा लें, 15, 16, 18 अरब डॉलर तक जा सकता है अगर इंपोर्ट्स अनचेक्ड रहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दावे तो बहुत बड़े बड़े किए, लेकिन उसके ऊपर कितनों पे अमल किया, ये काफ़ी मुश्किल सूरत हाल है। गैस का मसला, जिसके ऊपर पिछली हुकूमतों को बुरा भला कहा जाता था, गैस आज शायद बदतरीन लोड शेडिंग का सामना है। हम एलएनजी के कार्गोज़ ले सकते थे, पहले तो एलएनजी की सहूलत ही नहीं थी, लेकिन जब टर्मिनल लगे हुए हैं तो एलएनजी वक्त पे वो भी नहीं ख़रीदारी कर सके। बिजली कहते हैं हम अजाफी लगी हुई है, हमें पैसे देने पड़ते हैं, लेकिन बिजली के हाथों भी मुजाहरे हो रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। तो वो क्या वजह है कि जिसकी वजह से मामला सुधर नहीं रहे। IMF के पास ना जाने के ऊपर भी बहुत बातें की गई, फिर कहा कि मजबूरी है, खसारा क्योंकि बहुत ज़्यादा, इसलिए IMF के पास भी जाना है। तो IMF के पास जाके भी प्रोग्राम रुकवा के नए प्रोग्राम के ऊपर एग्रीमेंट करके आज भी इतनी बेयकीनी है कि आज की तारीख में भी कैबिनेट से वो डॉक्यूमेंट क्लियर नहीं हो सका जो IMF से वादा करके आए हुए हैं। वादा क्या है, वादा भी बड़ा ख़तरनाक है। अभी हमें उसकी जब इन्फोर्समेंट होगी उन इक़दामात की तो फिर पता चलेगा कि वो हुआ क्या है हमारे साथ। कोई कम और बेश 1000 अरब के फिजिकल एडजस्टमेंट होनी है। 1000 अरब की कोई बजट है पूरा, एक जिसको मिनी बजट कह लें या पूरा बजट ही कह लें, एक नया पेश होना है। उसमें 350 अरब की तो सेल्स टैक्स की एग्जम्पशन है, उसकी विड्रॉल होनी है। 350 अरब रुपया पेट्रोलियम लेवी की शक्ल में आपने इकट्ठा करना है। और इसके साथ आपने कुछ ऐसे इकदाम करने हैं कि जो आपने बिल्कुल खुला छोड़ दिया इंपोर्ट को, जो हमें लेके बैठ गई। 20.5 अरब डॉलर का आपने तजारती खसारा 5 माह में कर दिया है, उसको चेक करना है आपने। तो उसके लिए कुछ एक चीज़ों के ऊपर आप रेगुलेटरी ड्यूटी या एक्साइज ड्यूटीज़ के ज़रिए उसकी इंपोर्ट को चेक करने की भी कोशिश करेंगे। अदरवाइज़ क्या हो रहा है, रुपया आपका 123 से 3 साल पहले हुकूमत मिली थी तो 178 को क्रॉस कर चुका है और ग्रेजुअली उसकी डाउनवर्ड स्लाइड जारी है। और अंदेशा ये है कि 12 जनवरी तक हम अगर IMF के बोर्ड के पास जाते हैं तो ये स्लाइड अगर जारी रहती है तो मज़ीद इसके ऊपर दबाव आएगा, जो गुड साइन नहीं है। इससे हमारे ऊपर कर्ज़ों का बोझ बढ़ता है, इंपोर्टेड इन्फ्लेशन आती है। लेकिन हमारे मौजूदा गवर्नर स्टेट बैंक जो हैं उनके पास एक ही रेसिपी है, हर मसले का एक ही इलाज है, रुपया नीचे गिरा दो और इंटरेस्ट रेट ऊपर बढ़ा दो, जिससे फिस्कल साइड पूरी तबाह हो जाती है। तो आज के प्रोग्राम में हम इस इशू पे फोकस करेंगे और प्रोग्राम की इब्तिदा में हमारे साथ हैं डॉक्टर अशफाक हसन खान, मारूफ माहिर मईशत हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, आज कैबिनेट ने अप्रूवल नहीं दी उस फाइनेंस बिल की, मिनी बजट की। तो ये है कि शायद अब कोई स्पेशल कैबिनेट मीटिंग होगी, उसके बाद ये कौमी असम्बली में टेबल किया जाएगा। कितने असरात मुरतब हो सकते हैं इकॉनमी के ऊपर जो नए इकदाम तय किए गए या प्रॉमिस किए गए हैं IMF के साथ? देखिए, अगर वही बिल है जो हफीज शेख साहब ने बड़ी चालाकी के साथ में कैबिनेट से पास करवाया था और उसने इस मुल्क के साथ दुश्मनी की थी और आहिस्ता से दाएं बाएं होकर निकल गया, अगर वही बिल है पार्लियामेंट में, गालिबन वही बिल आज दोबारा कैबिनेट में आया है तो कैबिनेट ने शायद उसकी अप्रूवल नहीं दी है। यह हमारे लिए नेशनल सिक्योरिटी इशू है, ये नेशनल सिक्योरिटी इशू है। ये आप दुनिया में आप दिखा दें कि ये कौन सा ऐसा मुल्क होगा जिसमें 2 प्राइम मिनिस्टर होंगे, 2 कंट्री का चीफ एग्जीक्यूटिव होगा। एक होगा इलेक्टेड जिसको 22 करोड़ अवाम इलेक्ट करेंगी, वो प्राइम मिनिस्टर होगा, और दूसरा एक नॉन इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर होगा। पावर उस नॉन इलेक्टेड के पास है। ये इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर दस्ते नगर होगा उसका। ये आज भी बन चुका है। ये डॉक्टर इशफाक साहब, आप गवर्नर स्टेट बैंक का जो रोल है नए बिल के तहत, जो तरमीम शुदा आइन के तहत उसका रोल होगा, उसको आप कह रहे हैं कि वो एक गैर मुंतखब वजीर आजम बन जाएगा? एग्जैक्टली, उससे भी ज्यादा पावरफुल होगा, क्योंकि इसको आप लॉर्ड कह दे, वाइसराय कह दे, फाइनेंशियल वाइसराय ऑफ द कंट्री कह सकते हैं। और आप कह रहे हैं कि ये नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न है पाकिस्तान के लिए?
ऑफ कोर्स इसमें तो दो ओपिनियन हो ही नहीं सकती। आप खुद सोचें कि आज भी अगर आप देखें, और ये बात मैंने प्राइम मिनिस्टर से कही भी है। आपको प्राइम मिनिस्टर से रिसेंटली कोई बातचीत का मौका मिला, मुलाकात हुई आपकी रिसेंटली? जी हुई थी। कब हुई सर? और उसमें मैंने यही कहा था कि प्राइम मिनिस्टर साहब, कितना अर्सा पहले आपकी मुलाकात हुई डॉक्टर इशफाक? ये कोई 3 हफ्ता हो रहा है तकरीबन। 3 हफ्ता हो गया। तो उसमें आपने ये इशू रेज किया कि ये जो रुपया गिराते जा रहे हैं, इंटरेस्ट रेट बढ़ाते जा रहे हैं और गवर्नर साहब किसी को जवाब नहीं देते, तो ये तो आपकी हुकूमत को बिठा देंगे। वो गवर्नर भी बैठे हुए थे वहां पर, तो मैंने यही कहा था कि प्राइम मिनिस्टर साहब, आपकी जो कोऑर्डिनेशन है बिटवीन फिस्कल अथॉरिटी एंड मॉनेटरी अथॉरिटी, ये बिल्कुल टोटल इन डिसअरे है। अभी स्टेट बैंक को की ऑटोनॉमी मिली नहीं है, वो बिल पास नहीं हुआ है, लेकिन स्टेट बैंक ने अपने इर्द गिर्द चाइनीज वॉल खड़ी कर दी है ऑलरेडी। ये लफ्ज मैंने कहा था। आपने कहा कि स्टेट बैंक ने एक वो चाइना वॉल खड़ी कर दी है, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बना दिया है कि कोई मेरे काम में नहीं करेगा, जो मेरा दिल आए वो मैं करूं। मैंने कहा कि आप देख लें कि ये 1% डिस्काउंट रेट बढ़ाते हैं, ये शौकत तरीन साहब बैठे हुए हैं, पूछे इनका 200 बिलियन का इनका इंटरेस्ट पेमेंट बढ़ जाता है। मैंने कहा अभी आप मिनी बजट ला रहे हैं, 350 बिलियन के टैक्स की जो एग्जम्पशन है उसको आप रिमूव करेंगे। सपोजली यू वांट टू कलेक्ट 350 बिलियन रुपीस। मैंने कहा कि ये गवर्नर साहब की तरफ इशारा करके मैंने कहा कि ये इनके दो नफलों की मार है। ये इन्होंने सिर्फ 1.5% डिस्काउंट रेट बढ़ाना है, ये आपका सारा वाइप आउट हो जाएगा। मैंने कहा किस किस्म की पॉलिसी हो रही है। लेकिन डॉक्टर इशफाक जो इन्होंने स्टेट बैंक का जो तजवीज़ शुदा या वो कैबिनेट का इब्तदाई तौर पर पास शुदा मसवदा है, उसके तहत फिस्कल एंड मॉनेटरी बोर्ड को ख़त्म कर दिया जाएगा, वो नहीं रहेगा। देखिए ना, वही कोऑर्डिनेशन के तो उसका नाम ही था ना, फिस्कल पॉलिसी मॉनेटरी पॉलिसी कोऑर्डिनेशन बोर्ड। तो बोर्ड को अगर खत्म कर रहे हैं तो बिल्कुल खत्म हो गया ना। आप देखें, हम चूंकि पाकिस्तानी कौम को पढ़ने लिखने का ज्यादा शौक नहीं है, खासकर इकोनॉमी के बारे में। एज वी स्पीक अमेरिका में क्या होता है, हम तो उसको रोल मॉडल करते हैं ना फेडरल रिजर्व सिस्टम को। फेडरल रिजर्व सिस्टम में जो उनका चेयरमैन फेडरल रिजर्व होता है, जो हमारे यहाँ के हिसाब से गवर्नर होता है अमेरिकन सेंट्रल बैंक का, तो फेडरल रिजर्व का जो चेयरमैन है वो वीकली लंच करता है किसके साथ में? ट्रेजरी सेक्रेटरी के साथ में। ये उनके ट्रेडिशन का हिस्सा है। एवरी वीक दे लंच टुगेदर। और तो क्या वहां ये मौसम की बातें होती है? नहीं, उनके टॉकिंग पॉइंट्स दोनों तरफ से तैयार होते हैं। इनके क्या इश्यूज हैं, उनके क्या इश्यूज हैं, और वो लंच पे डिस्कस करते हैं। ये लेवल ऑफ इंटरेक्शन है वहां पर। हमने तो चाइनीज वॉल खड़ी कर दी है। डॉक्टर साहब एक चीज़ और बताएं कि ये जो रुपया है, ये 152 से बड़ी तेज़ी से इसको 176 177 तक ले आए थे। अब 10 12 पैसे 15 पैसे रोज़ाना गिरा रहे हैं, 178 को क्रॉस कर चुका है। 12 तक IMF का बोर्ड का इजलास है। ये जो डाउनवर्ड स्लाइड है ये रुकेगी या हम कुछ करते ही जाएंगे नीचे, इसको जाते ही जाने देंगे? देखिए, ये IMF ने इनको एक प्रायर एक्शन के तौर पे एक नंबर दिया था कि जब आप वाशिंगटन में आपकी टीम आ रही हो मुज़ाकरात करने के लिए, तो ये 172 173 के करीब होना चाहिए। तो ये जो सफर है 152 से 172 73 का, ये उनका प्रायर एक्शन का हिस्सा था। अब जब ये अब खुद सोचे कि जब एक तरफ डिक्लाइन जो है कंटिन्यूअसली डाउनवर्ड है, एंड यू कंसीडर योरसेल्फ एज एक्सपोर्टर, आज आप क्यों अपना एक्सपोर्ट की प्रोसीड को लाएंगे? आप कहेंगे रुक जाता हूं, करेंसी तो नीचे से रही है, आज ये 172 पे है, ये 173 पे है, जब ये और थोड़ा नीचे चला जाएगा तो फिर मैं ले आऊंगा। और उसको पता है कि हफ्ते दो हफ्ते में पहुंच जाएगा वहां पर, तो वो लाता नहीं है। तो ही हैज क्रिएटेड शॉर्टेज। मैं इंपोर्टर हूं, मैं देख रहा हूं कि मैंने आज जो है 172 रुपए है, आज मैंने एलसी खोलना है, तो मैं वो आज ही खोलूंगा एलसी, मैं इंतजार नहीं करूंगा। हालांकि मैंने बाद में खोलना था, डर इसलिए लगा हुआ कि ये कहीं और ना नीचे चला जाए, तो मैं आज एलसी खोलूंगा। सो आई हैव क्रिएटेड एक्सेसिव डिमांड टुडे। एक्सपोर्टर ने सप्लाई रोक दी है और वो प्रेशर बिल्डअप होता चला जा रहा है। ये जो आपने कहा ना कि 15 पैसा 20 पैसा रोज गिर रहा है, ये उसकी वजह से गिर रहा है। तो 152 से 172 73 का सफर ये प्रायर एक्शन था IMF का। एक सर आपसे इंटरेस्ट रेट को भी जो बढ़ाया गया था, ये भी प्रायर एक्शन था।
क्योंकि आपने ये देखा होगा कि गवर्नर ने इससे पहले वाले जो मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट था वो 26 नवंबर को आना था, उसको 19 नवंबर तक कर दिया था उन्होंने। डॉक्टर साहब, ये किया था जो लाइक्लीहुड है कि मीटिंग से पहले एक और हम कर दें। उनको टारगेट दिया गया था कि 10% के करीब इंटरेस्ट रेट को लाना है, तो वो एक दो में नहीं 7 से 10 में जा सकते थे, लिहाजा उन्होंने उसको पहले वाले को थोड़ा एडवांस किया, थोड़ा टाइम गेन किया और उसके बाद 2 किस्तों में वो 10 के करीब पहुंच गए। डॉक्टर साहब, 7.1 अरब डॉलर का करंट अकाउंट डेफिसिट 5 माह में हम बुक कर चुके हैं, तो बाकी के 7 माह अभी सामने पड़े हैं। आपके ख्याल में 30 जून कहाँ पे क्लोज करेंगे? देखिए, ये तो मेरा जिस तरीके से चल रहा है, बिल्कुल कोई किसी को परवाह नहीं है। आप यकीन करें, पिछले 3.5 साल से मैं एक लफ्ज बार बार कहता जा रहा हूं, अग्रेसिव एंड येट सेलेक्टिव इंपोर्ट कंप्रेशन पॉलिसी। अग्रेसिव एंड येट सेलेक्टिव इंपोर्ट कंप्रेशन पॉलिसी आपके प्रोग्राम में भी मैं कहता रहा हूं। बिल्कुल आपने कहा था, लेकिन आपका कोई एस्टीमेट है कि अगर ये अनचेक्ड रहती हैं, इंपोर्ट्स अनचेक्ड रहती हैं, तो हमारा 30 जून को करंट अकाउंट डेफिसिट कहां खड़ा होगा? मेरा अपना ख्याल है कि 2017-18 में जो पीटीआई ने की गवर्नमेंट ने इनहेरिट किया था, हम वही पहुंच जाएंगे 17-18 बिलियन के करीब। 17-18 अरब डॉलर। तो डॉक्टर साहब, हमारा फिर कर्जों का बोझ कहां पे जाएगा, उसका अंदाजा है? नहीं, बिल्डिंग केस फॉर येट अनदर IMF प्रोग्राम, ये समझा करें आप। हम तो फंस जाएंगे फिर सर, वो तो ट्रैप है, पूरा डेट ट्रैप। मुल्क को किसने ठेका लेके रखा हुआ है? मेरा काम होना चाहिए, मैंने 5 साल पूरे करने हैं भाई। डॉक्टर अशफाक हसन खान, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ रहे। मैं अपने मेहमानों की तरफ आऊंगा। इस्लामाबाद स्टूडियोज में हमारे साथ है खुर्रम दस्तगीर खान PMLN से, और लाहौर में हुमायूं अख्तर खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। वेरी वार्म वेलकम टू बोथ ऑफ यू सर। खुर्रम साहब, आपने डॉक्टर अशफाक की अगर गुफ्तगू सुनी हो तो बात ट्रेंड्स जो हैं बहुत वरिंग है। उसमें एक आपका महंगाई का, दूसरा आपका डिवैल्यूएशन का कहीं रुक नहीं रही, और अब जो रिसेंटली एक नया फिनोमेना है, करंट अकाउंट डेफिसिट बहुत तेज़ी से ऊपर जा रहा है। हम कहाँ स्टैंड करते हैं? मलिक साहब, मैं चूँकि मुंतखब नुमाइंदा हूँ, अवाम जो आपके नाजरीन हैं जो सुन रहे हैं इंपोर्ट कंप्रेशन और करंट अकाउंट डेफिसिट, जो असल बात उनको समझाने की है कि पिछले हफ्ते, पिछले जुमेरात को जब ब्यूरो स्टैटिस्टिक्स ने सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स रिलीज़ किया, जो 51 अशिया हैं गरीब तरीन लोगों के लिए, SPI फॉर द लोएस्ट एक्सपेंडिचर ग्रुप, वो मलिक साहब पिछले हफ्ते 21.92% था। 22% की महंगाई गरीब तरीन लोगों के लिए। ये उन लोगों के लिए जिनकी आमदन सबसे कम है। यस, उनके लिए महंगाई की शरह सबसे ज्यादा। तो जो पाकिस्तानी सबसे ज्यादा तकलीफ में, वो भी तो वही है ना। बिल्कुल। तो असल जो नंबर है जिससे पाकिस्तान के करोड़ों गरीब पूरे मुल्क में फैले हुए, जिसमें उनकी ज़िंदगी अजियत बन गई है, जिसमें उन्होंने बच्चों को स्कूल से उठा लिया है, वो ये हर रोज़ फैसला करते हैं कि उन्होंने दवाई ख़रीदनी है या उन्होंने अपने बच्चों को रोटी खिलानी है, उनकी हालत ये है। और ये भी मुस्तकिल अब पिछले 10 हफ्ते से ट्रेंड है। 10 हफ्ते पहले ये नंबर 15.7% था मेरे सामने, अब वो 22% हो गए। अगर और हमें कोई और चीज़ समझ नहीं आई इस अज़ाब इमरानी जो आया है पाकिस्तान के ऊपर 3.25 साल में, इमरान खान की हुकूमत महंगाई कंट्रोल करने में मुकम्मल तौर पर डिजास्ट्रसली नाकाम हो चुकी है। अब इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर आप ये ना फूड इन्फ्लेशन के नंबर्स पढ़ लेना जी, 19.5, 15.2, 10.3, 11.5। कुछ इंटरनेशनल ट्रेंड्स जो हैं, जैसे पेट्रोलियम प्राइसेस हैं, बाकी अशिया की कीमतें हैं, दालें आप इंपोर्ट करते हैं, घी ऑयल इंपोर्ट करते हैं, उसका इम्पैक्ट है आपके ऊपर? नहीं, मैं यही देखिए, 2 बातें हैं। 3 साल पहले पाकिस्तान में वाफर गंदम थी। मुस्लिम लीग नून की जब हुकूमत हमने मुद्दत पूरी की, वाफर गंदम थी, वाफर चीनी थी इस मुल्क में। यहाँ तक कि हमारे इशू ये था कि भाई इसको एक्सपोर्ट कैसे करें, बहुत ज़्यादा गंदम है, बहुत ज़्यादा। आज क्या वजह है, जब आपको बार बार गंदम इंपोर्ट करना पड़ रही है, आपको बार बार चीनी इंपोर्ट करना पड़ रही है, उसका जो एडिशनल फॉरेन एक्सचेंज एक्सपोजर है वो अपनी जगह पर है। दूसरा ये है, इंपोर्ट बिल के अंदर मेजर कंपोनेंट है फूड आइटम इंपोर्ट। अब ये है, अब देखिए ना, यहां हमारे पास इमरान खान की हुकूमत में चारों तरफ से एक नालायकी और नाअहली, और आप उसे बैरूनी प्रेशर भी कह सकते हैं, चारों तरफ से आया है। उसने पाकिस्तान की इकोनॉमी का गला दबा दिया। अब एक और जो नंबर है, अब अगर आप इकोनॉमी पे हम बात करेंगे, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इस साल जनवरी में हाईएस्ट 175 पे उसका इंडेक्स था, वो
अक्टूबर तक जो लेटेस्ट नंबर है 20% गिर चुकी है एक साल में। अच्छा, तो इसका मतलब ये कि मौलवी साहब, ना टैक्स रेवेन्यू जनरेट होगा प्रॉपरली, ना रोजगार जनरेट होगा, महंगाई दूसरी तरफ से बढ़ती जा रही है, और वो जो हमने टैक्सेस बढ़ रहे हैं, प्रॉब्लम इज कि सारा पैसा डेट सर्विसिंग, कर्जों का बोझ बढ़ रहा है। हुमायूं साहब से पूछते हैं। हुमायूं साहब, अभी आपने जो एनालिसिस डॉक्टर अशफाक का सुना, मैं ये तो आपके सियासी हरीफ हैं, इनकी बात को अगर ना भी आप माने तो थोड़ा परेशानी का बायस हैं चीज़ें। नदीम मलिक, मैं बहुत एहतराम करता हूँ डॉक्टर अशफाक का और अपने कॉलीग्स का, खुरम का, लेकिन आप यकीन करें कि मैं पिछले 20 साल से हर दौरे हुकूमत में बिल्कुल यही एनालिसिस देखता हूँ। इशू ये है कि हम आज की बात कर रहे होते हैं, हम ये नहीं कह रहे होते कि पिछले 20 साल में जितनी भी हुकूमतें आई हैं, बशमूल परवेज़ मुशर्रफ साहब, शौकत अजीज़ की हुकूमत, उसमें पाकिस्तान का डेट बढ़ा है, पाकिस्तान का फॉरेन डेट 3-4 गुना बढ़ा है, किसी हुकूमत ने घटाया नहीं। और हम कहते ये रहते हैं कि जी हमने आपसे कम डेट लिया था। ऑफ कोर्स जो जितना जैसे जैसे डेट बढ़ रहा है, नया डेट लिया जा रहा है। डेट जो आता है उसका 1/3 डेवलपमेंट डेट हम खर्चते हैं डेवलपमेंट पे, और बाकी जो है हम अपने करंट एक्सपेंडिचर पे। ये बात तो कर कोई नहीं रहा। ये जो एक हमारा एक कैंसर है कि हम जरा से हाई ग्रोथ पे जाएं तो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट बड़ी तेजी से बढ़ना शुरू हो जाता है। आपने बिल्कुल सही फरमाया, जिस तेजी से बढ़ रहा है, मैं बिल्कुल इसको तस्लीम करता हूं। हमारी सिर्फ गलती यह है कि कोविड की वजह से जो रिफॉर्म्स इस स्ट्रक्चर में चाहिए वो हम अभी तक नहीं कर सके। इस स्ट्रक्चर को टोटली आपको एक्सपोर्ट ओरिएंटेड करना होगा और जराए पैदा करने होंगे, अपने एक्सपोर्ट्स को कंपेरेटिव बनाना होगा, अपनी लोकल इंडस्ट्री को कुछ प्रोटेक्ट करना होगा, जिस तरह सारी दुनिया में रिसेंट पास्ट में और पिछले 100 साल में इसी तरह इंडस्ट्री डेवलप की गई है। ये तो करता कोई नहीं है। हम आज की बात कर रहे होते हैं, कल की, परसों की, और अगली हुकूमत आएगी वो कहेगी आपने इतने डेट छोड़ दिया, वही बहस जारी रहेगी। लेट्स टॉक अबाउट दैट। हुमायूं साहब, लेकिन आपको बाद इश्यूज देख के परेशानी नहीं होती कि आपके पास एक तरफ तो गैस शॉर्टेजेस है, आपने एलएनजी के टर्मिनल लगाए, और एलएनजी के टर्मिनल के ऊपर आपने 10 कार्गोज लिए, जबकि 14 ले सकते थे, 4 आपने नहीं लिए, उससे आपने इंडस्ट्री की गैस बंद कर दी। बिजली इजाफी है, हम कहते हैं हम आईपीपीज़ को कैपेसिटी पेमेंट्स कर रहे हैं, लेकिन बाज़ जगहों पे लोड शेडिंग चल रही है। तो ये मुझे तो साइंस समझ नहीं आती। आपके पास फैसिलिटी थी, गैस भी लेने की नहीं ली, बिजली चलाने की, इंडस्ट्री को देने की वो भी नहीं की, फिर हम परेशान ना हो तो और क्या हो, इंडस्ट्री कैसे चलेगी? अगर आपने एलएनजी की बात करनी है नदीम मलिक साहब, एलएनजी का 75, 80, 85% जो एलएनजी इस मुल्क में आ रही है वो पिछले जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनकी आ रही है। मैं अभी बिल्कुल नहीं कह रहा कि पिछले कॉन्ट्रैक्ट्स खराब थे, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट था जो पिछला कॉन्ट्रैक्ट था और वो रीजनेबल कॉन्ट्रैक्ट था, मैं बिल्कुल तस्लीम करता हूं। लेकिन स्पॉट परचेजेस जो हैं वो 15 से 20% सिर्फ हो रही हैं। हम 15 से 20% स्पॉट पे की नहीं सर, एक $30 पे खरीदा, उसके बाद बाकी तो आई नहीं है सर। क्या कर रहे हैं वो? इसीलिए तो शॉर्टेज हुई है। यही तो मेरा सवाल है कि वो क्यों नहीं की? फैसिलिटी लगी है, टर्मिनल लगा हुआ है। नदीम मलिक, लेट्स नॉट फॉरगेट द फैक्ट कि स्पॉट परचेजेस जो ये हुकूमत कर रही है, इट इज 15 to 20%, 80%, 85% इज कमिंग थ्रू द कॉन्ट्रैक्ट साइंड बाय प्रीवियस governments, and I'm not saying that was a bad contract. लोग बड़ा कहते हैं bad, but I don't think it was a bad contract. I accept that. Okay, so yes, there इसमें कुछ जरूर delays हुए हैं, very definitely I agree, बिल्कुल delays हुए हैं, और कुछ contracts की violation हुई है। आपको पता है नदीम मलिक, कुछ contracts उन्होंने, क्योंकि कीमत इतनी चढ़ गई दुनिया में, और हमेशा ऐसे होता है जी, जो उन्होंने डिपॉजिट दिए होते हैं, जो फॉरफिट होने होते हैं, अगर कीमतें ज्यादा चढ़ जाए और उनको ये वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म करके नए बेचने में ज्यादा फायदा है, एवरीबॉडी डज। कार्गो खरीदने थे, कार्गो खरीदे ही नहीं, तो ये क्राइसिस तो आना था टाइमली, जब परचेजेस ना करें तो। आप अक्टूबर में जाके नवंबर डिलीवरी दे दो तो कोई नहीं देता आपको। बट आप एक बुनियादी चीज नहीं समझ रहे हैं, लेकिन मैं दोबारा रिपीट करना चाहता हूं कि 80 to 85% LNG is coming through previous contract. It's contractual. स्पॉट पे जो है वो 15 से 20% आ रही है सिर्फ। उस पे आप कह सकते हैं क्या खामी हुई?
सर मैं एक ब्रेक जाता हूँ। वैसे अभी 15 से 20% भी स्पॉट नहीं है। कतर वाले 8 प्रीवियस कॉन्ट्रैक्ट वाले हैं, PMLN वाले, और बाकी 2 में से हमने एक उनसे दरख्वास्त करके इजाफी ले लिया है। एक शायद स्पॉट वाला है जो $30 पे हमने ख़रीदा है और वो हमें कॉस्ट उसकी भुगतनी पड़ेगी। एक ब्रेक ले लें, ब्रेक से वापस आते हैं तो और बात करते हैं। हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। प्राइम मिनिस्टर अपोजिशन लीडर के तौर पर भी और वज़ारत उज़्मा संभालने के बाद भी बहुत से ऐसे वादे करते थे जिसमें वो लोगों को कहते थे कि गैस की शॉर्टेज नहीं होने देंगे, बिजली की बंदिश नहीं होने देंगे, इतने रेवेन्यूज़ आएंगे कि IMF के पास नहीं जाना पड़ेगा, पाकिस्तान के हालात अच्छे हो जाएंगे। अकाउंटेबिलिटी सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर और वुज़रा की होगी। वुज़रा उन्हीं की ज़ुबानी सुन लीजिए कहते क्या हैं। जो अभी लेटेस्ट अदादोशुमार हैं पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट में गैर मुल्की सरमायाकारी का परहैप्स इन रिसेंट ईयर्स जो वन ऑफ द लोएस्ट नंबर होगा वो अभी राइट नो है। फॉरेन जो होल्डिंग है स्टॉक मार्केट के अंदर, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट वन ऑफ द लोएस्ट नंबर है राइट नो। पैसा निकलता जा रहा है, पिछले साल भी निकला है कुछ $700-800 मिलियन, इस साल भी निकल रहा है। हम किस तरफ को जा रहे हैं मलिक साहब? हम उस तरफ जा रहे हैं कि पाकिस्तान का शहरी जब जागता है सुबह, वो इस डर से बिजली नहीं चलाता कि 38 रुपये यूनिट बिजली है। वो जाके चूल्हा जलाना चाहता है तो उसमें गैस नहीं आ रही। वो जाके करियाने की दुकान पर जाता है तो वो आटा खरीदने के काबिल नहीं है। 90 रुपये आटा है, 450 रुपये घी है, 120 रुपये चीनी है, वो इस काबिल नहीं है। वो भूखा वापस आ जाता है। वो सड़क पर जाता है, उसके पास किराया नहीं है देने के लिए। वो अपनी फैक्ट्री में जाता है, उसे पता चलता है कि उसकी फैक्ट्री की गैस बंद है। अभी आपने खान साहब का चलाया ना कि जी हम एक्सपोर्टर को सपोर्ट करेंगे। आज इमरान खान के अल्फाज सुनने वाले हैं। आज 35% राइज एग्री किया ना एक्सपोर्टर्स ने गैस लेने के लिए, तो उनके अल्फाज थे ना, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स महंगी हो जाएंगी, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट कोई खरीदेगा नहीं, वो गिरना शुरू हो जाएंगी। इमरान खान के अपने हाथों से हो रहा है ये जो कहानी हमें गैस की उनकी बंदिश थी सारी, तो खोलने के लिए कुछ तो करना था। ठीक है जी। और सबसे बड़ी बात है आज की जो क्राइसिस है जिसकी वजह समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान में यूरिया की शॉर्टेज क्यों है। वही अगर मेरा किसान भाई सुबह उठता है, यूरिया क्यों शॉर्ट है? क्योंकि यूरिया की गैस नहीं काटी गई। यूरिया कहां गई जी? ये हुकूमत जवाब देना। ये वही मिस्ट्री हुई है मलिक साहब यूरिया के मामले में, जो पिछले साल मिनिस्टर फॉर नेशनल फूड सिक्योरिटी ने कहा था हमें नहीं मालूम कि 60 लाख टन गंदम कहां गई। आज हमें रिकॉर्ड बम्पर क्रॉप के बावजूद गंदम इंपोर्ट करनी पड़ी। इसी तरह आज मेरा जो काश्तकार भाई है वो लाइनों में लगा है यूरिया के लिए। वो लाइनों में लगा है। मैं हुमायूं साहब से पूछता लेकिन क्यों शॉर्ट है? मैं नहीं अभी भी समझ सका। कारखाना चल रहा है तो यूरिया क्यों शॉर्ट? जी, जिस तरह उस वक्त जिन माफिया की सरपरस्ती, एक्सपोर्टर और स्मगलर माफिया की सरपरस्ती इमरान खान फरमा रहे हैं, गंदम भी गायब हुई, यूरिया भी कोई रोक के बैठा हुआ है। हुमायूं साहब ये क्या मसाइल क्या है? गंदम हमने कहा रिकॉर्ड क्रॉप बेची, हमने एक्सपोर्ट कर, फिर स्टॉक को दे दी, फिर हमने इंपोर्ट की। चीनी एक्सपोर्ट कर दी, फिर इंपोर्ट कर दी। अब यूरिया वालों की हमने गैस नहीं काटी, यूरिया फिर शॉर्ट हो गई। ये कुछ DAP 9,000 रुपए की होगी, मिल नहीं रही। हुमायूं साहब मैं बिल्कुल एक्सेप्ट करता हूं कि सप्लाई साइड इश्यूज जो हैं वो हम बड़ी सरतोड़ कोशिश कर रहे हैं इनको इम्प्रूव करने की। मसलन गंदम भी काफ़ी थी, अनफॉर्चुनेटली चीनी भी काफ़ी होती है, फिर भी शॉर्टेजेस पैदा होती हैं। सप्लाई साइड इज़ अ चैलेंज और हम इसको कोशिश कर रहे हैं बेहतर करने की। लेकिन मैं एक सवाल खड़ा करूंगा जी इधर। अभी तक आपके प्रोग्राम में यूरिया का एड्रेस करेंगे क्वेश्चन, अगर आपको थोड़ी सी वाकफियत हो कि ये मसाइल क्या है। नहीं, मैं आई पर्सनली फील जी कि इट्स अ सप्लाई साइड इशू जी, क्योंकि आपने खुद ही कहा कि उनकी गैस तो कटी नहीं है। हाँ, कुछ यूरिया फैक्ट्रीज हैं जिनको जो गैस एलोकेशन है वो LNG बेस्ड है और उन्होंने सिरे से प्रोडक्शन ही बंद की हुई है। मैं उनका नाम नहीं लेता। जो ये पाइपलाइन गैस वगैरह आ रही है, जो सस्ती गैस मिलती है, वो चला रहे हैं। दैट इज द इशू। आपने ये सही पॉइंट आउट किया, ये इशू है। नाउ दूसरा ये सप्लाई साइड इश्यूज भी हैं। दूसरा ये नदीम मलिक साहब, आप तो ज़रा गहराई में सोचने वाले आदमी हैं। मुझे अभी तक मैं बड़ा कोशिश कर रहा हूँ कि हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, वो ज़रा हमें कुछ बताएं तो सही कि चलो इलेक्शंस होंगे, देखें किसकी हुकूमत बनती है किसकी नहीं बनती। लेकिन उनके पास इन इंतहाई पेचीदा मसाइल के, जो मैंने अपने पहले सेगमेंट में बताए, जो कि सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग है,
इस मुल्क में मैसिव इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। इस पे हम कभी गुफ्तगू कर सकते हैं कि उनके ज़हन में क्या है इन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के सिलसिले में। लेकिन आपको लगता नहीं है कि इसके ऊपर शायद अभी एक मुनासिब वक्त है कि आपकी हुकूमत अपना चार्टर सामने रखे, नून लीग अपना चार्टर रखे, पीपल्स पार्टी भी अपना चार्टर रखे? यहाँ हुकूमतें जाने की दुआएं मांगी जा रही हैं कि इमरान की हुकूमत चल नहीं रही, नालायक हुकूमत है, फारिग कर दो। ये नहीं बताता कि ठीक कैसे करना है। आप पॉइंट आउट तो कर रहे हैं, लेकिन फिर क्या करें इसके लिए? कौमी असम्बली का फ्लोर खोलें, उस पर बहस करें। तो पहले हमायूं साहब से पूछ लें। नदीम मलिक फ्लोर खोलें असम्बली का भी। तो मैं 1000 मरतबा इस मुल्क के कुछ ऐसे मसाइल हैं जिसमें हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़, हिंदुस्तान की पार्टीज़ तो हैं नहीं, पाकिस्तान की पार्टीज़ हैं, बहुत मरतबा 4 मरतबा इक़्तिदार में रही हैं, सेंटर में 5 6 मरतबा सूबों में। ये इश्यूज़ जो हैं इसमें बस मैं आपको एक और इकनॉमिक इश्यूज़ देर मैं आपको एक और इशू बता दूं कि जो इस वक्त जियो पोलिटिकल हालात हैं इस मुल्क में कि हमें अफगानिस्तान में क्या करना है, हमने वेस्ट को और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को कैसे बैलेंस रखना है, हमने जो सऊदी अरेबिया में मैसिव रिफॉर्म्स की तरफ जा रहा है उसमें हमारी क्या पॉलिसी है, हमारी इस खित्ते में अमन की क्या पॉलिसी है, हमारे इंडिया के बारे में क्या पॉलिसी है। ये चीज़ें बात करने वाली हैं। हम तो एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाते रह जाते हैं और हल कोई निकालते नहीं है। ये बात सही कह रहे हैं। नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी जो है उसको चीज़ों को कवर करना चाहिए। सप्लाई साइड की बात की ना, सप्लाई साइड में मैं आपको सिर्फ चीनी की मिसाल देता हूँ। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में हमारा रूल ऑफ थंब था कि जब भी इस पे एग्रीमेंट नहीं होता ना जी, शुगर मैन्युफैक्चरर्स कहते हैं कि हमारे पास बहुत ज़्यादा शुगर है, ठीक है, जो वजारत सनत है जिसकी जिम्मेदारी है चीनी के मामले में, वो कहते हैं कम शुगर है। जब एक नंबर एग्री हो जाता था कि मुल्क में ज़रूरत से ज़ायद इतनी चीनी है, हमने कभी भी उसकी 10% से ज़्यादा एक्सपोर्ट की इजाज़त नहीं दी थी। हम कहते हैं आप 10% मतलब अगर लेट से 10 मिलियन टन एक्स्ट्रा है, हम कहते थे आप 1 मिलियन टन एक्सपोर्ट कर लें, जब आप कर लेंगे तो वापस आ जाए, हम आपको दोबारा परमिशन दे देंगे। दैट इज वाई हम ये जो एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट है ना जी, कि आप मार्केट को सिग्नल क्या कर रहे हैं, आप सिग्नल इतनी एक्सपोर्ट की इजाजत देते हैं जो कि प्राइस को मूव ना करे। यहां अगर आपको याद हो, इमरान खान ने नवंबर दिसंबर 2018 में 11 लाख टन एक्स्ट्रा थी, 11 लाख एक्सपोर्ट की इजाजत दे दी, जिसकी वजह से आज तक वो स्पाइरल इतना बड़ा है कि हम चीनी कीमत कंट्रोल नहीं कर सकते। दूसरा ये बहुत सीरियस कंट्रोल साहब ने बड़ा इशू रेज किया, ब्रॉडर। मैं उसको दोबारा आपकी तरफ आता हूँ। खालिद खोखर साहब हमारे साथ हैं। खालिद साहब, आपको खुशामदीद भी कहूँगा। यूरिया का मसला है क्या? किसान को यूरिया क्यों नहीं मिल रही? देखें, ये सब यूरिया का बहुत बड़ा मसला है। काश्तकार बेचारे लाइनों में लगे हुए हैं। मैं उनके जज्बात करके नहीं बता सकता कि वो किसी तकलीफ में है काश्तकार इस वक्त। इशू ये है कि पाकिस्तान में उसका रेट है 1768 रुपए और इंटरनेशनल उसका रेट चला गया 11,000 रुपए। उसके ऊपर कुछ लोगों ने होल्डिंग कर ली है और स्मगल भी हो गई है। ये हुकूमत का काम था उस स्मगलिंग को कंट्रोल करना और होल्डिंग को कंट्रोल करना। अब यूरिया से एक तो काश्तकार बहुत ज्यादा परेशान है, फिर उससे जो बड़ा इशू आ रहा है वो एक तो माजरत के साथ मैं कहूंगा, हमारे दो सीनियर पॉलिटिशियन यहाँ पे बैठे हैं, खुदा के लिए उनसे मैं कहता हूँ पाकिस्तान के लिए बात करें। अब पाकिस्तान का इशू ये है कि आगे गंदम की शॉर्टेज आ रही है पूरी दुनिया में, फूड सिक्योरिटी पूरी दुनिया का इशू हो गया है। पाकिस्तान में यूरिया की शॉर्टेज थी, पाकिस्तान में डीएपी का रेट बढ़ गया था, काश्तकार ने उसमें इनपुट्स कम डाले हैं गंदम में, जिससे गंदम की पैदावार में कमी हो सकती है। इसी तरह इंडिया में भी डीएपी की कमी है और यूरिया की वहां भी शॉर्टेज चल रही है, डीएपी की वहां पे शॉर्टेज है। डीएपी आप लोग गंदम की कब गंदम को दरकार होती है? कटाइयां तो जाके होनी है आपकी अप्रैल के महीने में। आजकल है ना। तो आजकल क्या रेट है डीएपी का? रेट क्या है आजकल? इस वक्त डीएपी का रेट 8,500 से लेके तकरीबन 9,000 रुपए तक जा रहा है। आपको बताया और यूरिया का जो रेट है 1768 रुपए जो कंट्रोल रेट है उसका, लेकिन उसके बदले काश्तकार को मिल रही है 2,000, 2100, 2200, 2300, 2400, जहां जिसका दाव लगता है वो वही रेट लगाता है। तो आपका अंदेशा ये है कि ये यूरिया और डीएपी अगर वाफर मिकदार में ना मिली जितनी दरकार है किसान को, तो इससे गंदम की फसल जो है उसमें कमी का अंदेशा है? सर, गंदम का इंटरनेशनल कमी का अंदेशा बन रहा है। आप मेरी पूरी बात सुन रहे जी। इंडिया भी वहाँ पे भी यूरिया शार्ट है, वहाँ पे भी डीएपी शार्ट है। पाकिस्तान में डीएपी शार्ट नहीं है, लेकिन पाकिस्तान उसका रेट बहुत ज्यादा क्योंकि इंटरनेशनल रेट बढ़ गया। अगर दोनों मुल्क मिलके इंटरनेशनल मार्केट में गंदम खरीदने चले गए तो रेट कहाँ चला जाएगा गंदम का? फिर यह है कि यूक्रेन और रशिया की आपस में इस वक्त फौजें खड़ी है किनारों के ऊपर, जंग हो सकती है, हमने इम्पोर्ट वहीं से करनी है। ये सबसे बड़ा मसला है।
और यूक्रेन से मैक्सिमम ऑर्डर बुक करवा लिया मिडिल ईस्ट में इस वक्त। अगर उस वक्त हम मार्केट में चले गए, हमें गंदम नहीं मिलेगी, इसलिए हमें चाहिए आज अपोजिशन को भी यही काम करना चाहिए, हुकूमत को भी यही काम करना चाहिए। खुदा के लिए फूड सिक्योरिटी दुनिया का नंबर 1 इशू चला गया, बॉर्डर सिक्योरिटी नंबर 2 पे चली गई है। हमें मिल के ज़राअत के लिए सियासत को छोड़े, गोली मारे सियासत को सर। इस वक्त चाहिए कि हम अपनी फूड सिक्योरिटी का मसला हल करें। हम बैठ के एज ए पाकिस्तानी, एज ए इंसान होने के बैठ के फैसले करें कि हमें क्या करना चाहिए। लेकिन काश्तकार तो रहबे खुदा है, अल्लाह का दिया हुआ रिज़्क़ ज़मीन का सीधा सीन के अल्लाह की मखलूक तक पहुंचाता है। वो तो बेचारा मेहनत कर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है, कोशिश कर रहा है। काश्तकार तो अपनी जमीन का टुकड़ा उठा के किसी दूसरे मुल्क में मुंतकिल नहीं कर सकता। उसका जीना पाकिस्तान में, मरना पाकिस्तान में, उसकी औलाद इधर, जायदाद इधर, उसका ईमान तक इधर है, इसलिए वो अपने मुल्क के बारे में सोच रहा है। आप यकीन कर लें, हम बहुत परेशान हैं। खालिद खोखर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आपने बड़ा एक अहम इशू है जिसकी निशानदेही की है। एक ब्रेक से वापसी पे अपने दोनों मेहमानों से दरख्वास्त करेंगे इस पे बात करें, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। हुमायूं अख्तर खान ने एक बहुत ही अहम बात की कि ये बड़े बड़े इश्यूज़ हैं, इसके ऊपर बड़े जमातों के पास प्लान क्या है। आज ही नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी अप्रूव हुई है। अभी जो खोखर साहब ने बात की है, हुमायूं साहब ने इशू रेज़ किए, क्यों नहीं इसके ऊपर आप लोग 15-20 दिन महीना लगाएं उस पार्लियामेंट के अंदर बैठ के। मलिक साहब, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपको काबिल और मेहनती लोग चाहिए। मुस्लिम लीग नून के दौर में यूरिया पर सब्सिडी 1200 रुपए की बोरी थी और वाफर थी। डीएपी 3500 रुपए की थी, वाफर थी, बिकॉज मैनेजर्स अच्छे थे, मैनेजर्स ऑनेस्ट थे। जब आपके पास टीम ही नहीं है, आप ये मैनेज करने के काबिल नहीं है, या आप माफियाज के प्रेशर में आकर अपने जो खोखर साहब कह रहे हैं कि आज खाद नहीं है तो कल गंदम का जी, मैं आपके नाज़रीन को बता दूं, अगर आज किसान खाद में खड़ा है, खाद की लाइन में खड़ा है, तो कल पाकिस्तान के शहरी आटे की लाइन में खड़े होंगे। ये बड़ी सीधा इसके अब जहां अगर आपके पास कॉम्पिटेंट लोग नहीं है, या जिसे कहते हैं, जो इमरान खान साहब कुछ फरमाया करते हैं कि फिश रॉट्स फ्रॉम द हेड, मछली सर से गलना, जब ये सर गला सड़ा हुआ है, तो फिर अगर आप देखिए ना रुपया मैनेज हुआ, ना आपकी कमोडिटीज मैनेज हुई, ना चीनी, ना आटा, ना घी, ना एलएनजी, ना एलपीजी, कोई चीज आप यूरिया मैनेज नहीं कर सके, आप मैनेज नहीं कर सके। तो जो बहुत सारी बात है, देखिए बहुत सारी बात यह है कि ये कोई हमने बैठकर नया नुस्खा कीमिया दरियाफ्त नहीं करना। आपको एक ग्रुप कॉम्पिटेंट लोगों का चाहिए, जो मुस्लिम लीग नून के बाद मौजूद था, तो उस वक्त ये क्राइसिस नहीं। हुमायूं साहब, ये जो फूड सिक्योरिटी है, कितना बड़ा चैलेंज है इस वक्त हमारे सामने। बहुत आपने एक पते की बात की, लेकिन ये फूड सिक्योरिटी भी हमारे सर पे लटकती हुई एक तलवार है। क्यों नहीं बैठ के इसका हल निकालते इसी पार्लियामेंट से? नहीं मलिक साहब, 3 साल पहले फूड सिक्योरिटी नहीं था पाकिस्तान में। हुमायूं साहब, नदीम, बिल्कुल ये सारी बातें बिल्कुल सही हैं। मैं एक सवाल खड़ा करना चाहता हूँ कि अयूब खान के दौर के बाद मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान में एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या रिफॉर्म्स आए, क्या हुआ है। हम बीटी कॉटन तो अपना स्ट्रेट नहीं कर सकते, एक हुकूमत नहीं, साल पे फैली हुई। ज़रा मुझे कुछ समझा दे कि इंडिया बीटी कॉटन पैदा करके 40 मिलियन बेल 45 तक चला गया, और हम जो पता नहीं क्या पॉलिसी है हमारी बीटी कॉटन की, हम 15 से 7 पे आ चुके हैं। मतलब ये इश्यूज। और मुझे बताइए कि हमने वाटर स्केर्सिटी के बारे में क्या किया है, हम सीड्स के बारे में क्या करते हैं। मैं इस हुकूमत की बात नहीं कर रहा, मैं पिछले 30 साल की हुकूमतों की बात कर रहा हूं। ये बात है कि लेट्स नॉट कंपेयर कीजिए हमने ये अच्छा किया वो, लेट्स लुक एट पाकिस्तान इशू। नेशनल फूड सिक्योरिटी इज एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इशू। ओके, आजकल ज्यादा है बिकॉज कोविड की वजह से देयर आर इश्यूज, देयर आर लॉजिस्टिकल इश्यूज, देयर आर प्रोडक्शन इश्यूज। आइए बात करें फूड सिक्योरिटी की। इस मुल्क में आप यकीन करें नदीम मलिक साहब, मदर नेचर रन्स द एग्रीकल्चर पॉलिसी। वायरस आ गया, नहीं आया, धूप ज्यादा थी, बारिश कम हुई, ज्यादा हुई, उस वजह से प्रोडक्शन बढ़ गई। हुकूमतों ने कहा जी मदर नेचर खुदा के लिए गंदम स्मगल होने से रोके, ये आपका काम है बॉर्डर पे रोकना। खैबर पख्तूनख्वा का काम है गंदम को रोकना, आप गंदम रोकते नहीं, फिर कहते हैं काम हो गया। नदीम मलिक साहब, जब हम एस्टिमेट्स करते हैं, खुरम कैबिनेट्स में बैठे हुए हैं, जब हम एस्टिमेट करते हैं ना गंदम का, उसमें हमने रखा होता है अफगानिस्तान कितनी जानी है, ये कितनी हमने भेजनी है, वो लिखा होता है हमने। उसके अलावा नहीं गंदम कहीं जा रही, अफगानिस्तान ही जाती है, वो हमें पता होता है कितनी जानी है।
हुमायूं अख्तर खान साहब, खुर्रम दस्तगीर खान, आपका बहुत शुक्रिया। ये एक बड़ा इशू है और मुंतखब लोग अगर पार्लिमान के अंदर बैठ के इसके ऊपर बहस करके कोई पॉलिसी साजी करें तो पाकिस्तानी अवाम का भला होगा, इसीलिए ये वहाँ मुंतखब करके भेजे जाते हैं। ना करें तो ये अपने साथ भी ज़्यादती और पाकिस्तान के साथ भी ज़्यादती होगी। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।